नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में देर रात मोबिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने बगल के कुरकुरे के गोदाम को भी अपनी आगोश में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल की 26 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अग्निशमन की टीम ने फोम का इस्तेमाल कर आग पर काबू पा लिया। अगलगी में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। गोदाम में अवैध तरीके से मोबिल के भंडारण की खबर है। पुलिस ने गोदाम मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे ये भीषण अगलगी की घटना सामने आई है। आग कैसे लगी वजह स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया। करोड़ों की संपत्ति के नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, आग काफी भयावह है और 26 गाड़ियां एक साथ लगी और इसके बाद से आग पर काबू पाया जा सका। करोड़ों के नुकसान की बात सामने आ रही है। ये तस्वीर मोबिल के गोदाम की है जहां पर भीषण अगलगी हुई। बाईपास थाना अंतर्गत ये पहाड़ी रोड है। यहाँ पर एक सूचना मिली थी कि एक गोडाउन है, वहाँ पे आग लगी है। तो यहाँ पर हमने हमारी अग्निशमन केंद्र से हमारे पूरे अलग अलग केंद्रों से कुल 26 गाड़ियाँ हमने यहाँ पर लगाई है और 26 अग्निशमन वाहन यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे लगभग 4 फायर स्टेशन से सभी फायर स्टेशन प्रभारी, डिस्ट्रिक्ट फायर अफसर और बाकी थाने के सभी लोग ऑफिसर्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। आग भयावह थी लेकिन उस पर काबू पा लिया गया है। रांची के पुंदाग स्थित फ्रिज रिपेयरिंग शॉप में आग लगी। आग में सर्विस सेंटर के अंदर रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। सर्विस सेंटर का संचालक शॉप को बंद करके कहीं बाहर गए थे। इसी दौरान बंद दुकान में आग लग गई। आग की लपटें जब दुकान के बाहर तक निकलने लगी तो स्थानीय लोगों की नजर पड़ी। आखिरकार फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो रांची से यह बड़ी खबर है जहां फ्रिज रिपेयरिंग शॉप में आग लग गई। पुंदाग की यह तस्वीर सामने आई है और इस अगलगी में सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। वहीं लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुंदाग के फ्रिज रिपेयरिंग शॉप की तस्वीर है जहां पर भीषण अगलगी की घटना सामने आई और यहां पर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पहुंच करके आग पर काबू पाया। पटना से बड़ी खबर है जहां बिल्डर से रंगदारी की मांग की गई है। 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। पैसा नहीं देने पर हत्या की धमकी दे दी गई। पैसा देने के लिए 4 दिन का समय दिया गया। शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। सीटीए कॉलोनी में बिल्डर सुमित कुमार रहता है। तो 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग और पैसा नहीं देने पर हत्या की धमकी बिल्डर को दी गई है। बिल्डर का नाम सुमित कुमार बताया जा रहा है। 4 दिन का समय दिया गया कि 4 दिन के अंदर अगर आप रंगदारी ये 20 लाख रुपए नहीं देते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। पटना से बड़ी खबर है जहां नीतीश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। 4 आयोगों के सभी अध्यक्षों और सदस्यों को पद से हटा दिया गया है। सीएम नीतीश ने आयोग को भंग कर दिया है। अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग भंग किया गया है। साथ ही एससी आयोग और एसटी आयोग भी भंग किया गया है। तो सीएम नीतीश ने यह बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना इसके लिए जारी कर दी है कि अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग भंग किया जाता है। उसके साथ साथ एससी आयोग और एसटी आयोग भी नीतीश कुमार ने भंग कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी की है। तो 4 आयोग के सभी अध्यक्षों को हटा दिया गया है और इस आयोग को भंग किया गया है। 4 ऐसे आयोग जिन्हें भंग कर दिया गया है, इनके अध्यक्ष को हटा दिया गया है। सीएम नीतीश ने आयोग को भंग कर दिया है। अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग भंग किया गया है और उसके साथ साथ एससी आयोग और एसटी आयोग भी नीतीश कुमार ने भंग किया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा क्योंकि 3 बार मिले मौके के बाद भी अगर वो फेल होंगे तो वैसे शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी। के पाठक की कमेटी ने बैठक करके ये फैसला लिया कि बिहार बोर्ड अब 4 चरण में सक्षमता परीक्षा लेगा, जिसमें हर शिक्षकों को पास करने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। ऐसे में परीक्षा में एक बार भी शामिल नहीं होने और तीनों बार में पास नहीं करने पर उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी
और नियोजित शिक्षकों को 3 मौका मिलेगा। अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपकी नौकरी जाएगी। 26 फरवरी से परीक्षा होने की बात कही जा रही है। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं जिनको सक्षमता परीक्षा देनी ही देनी है और राज्यकर्मी बनने के लिए ये परीक्षा उन्हें पास करनी होगी। तो नियोजित पद खत्म करने की तैयारी है। राज्यकर्मी का इन्हें दर्जा दे दिया जाएगा। अगर आप 3 बार फेल होते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो ये पटना से बड़ी खबर है। मांगे थे राज्यकर्मी का दर्जा, वो मिलेगा, लेकिन परीक्षा नहीं पास करने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी तो दूर, उनकी अब नौकरी जाएगी। यानी के पाठक की कमेटी ने आज बड़ा फैसला लिया है वैसे नियोजित शिक्षकों के लिए जो एक बार भी सक्षमता परीक्षा में अपीयर नहीं होते हैं या 3 बार मौके मिलने के बाद अगर फेल हो जाते हैं तो उनकी अब सेवा समाप्त हो जाएगी। जब से ये नियमावली तैयार की गई है तब से लगातार जो नियोजित शिक्षक हैं वो विरोध जता रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा के साथ साथ ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो के पाठक की कमेटी है उसने आज पहली बैठक की है और बैठक में बड़ा फैसला ले लिया है उन नियोजित शिक्षकों के लिए जो राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे, लेकिन अब सक्षमता परीक्षा में एक तरह से बैठना उनके लिए अनिवार्य होगा और इसको लेकर 4 चरण में परीक्षा ली जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जिम्मा मिला है कि 26 फरवरी से जो पहले चरण की परीक्षा हो रही है उसके तुरंत बाद, यानी पहले चरण की परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे चरण की, तीसरे चरण की और चौथे चरण की परीक्षा आयोजित होगी। तो जिस परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को बैठना है, लेकिन इसके अलावा जो नियम बनाए गए हैं कि जो कमेटी है उसने ये फैसला भी लिया है कि अगर 3 मौके में अगर वो पास नहीं करते हैं तो उनकी नियोजित की भी नौकरी चली जाएगी। यानी राज्यकर्मी तो दूर, वो सेवा में नहीं रहेंगे। सवाल ये उठता है कि के पाठक इस फैसले के बाद अब जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब क्या करेंगे, क्योंकि इस फैसले के बाद फिर से विरोध शुरू हो गया है। हालांकि सरकार एनडीए की है और जो नियमावली है ये महागठबंधन सरकार की है। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर के पाठक का फैसला नियोजित शिक्षकों को कितना रास आता है या फिर सरकार कुछ एक्शन ले पाती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शिक्षा विभाग के फैसले का विरोध शिक्षक संघ ने शुरू किया है। फैसला नियोजित शिक्षक विरोधी है, यह कहा जा रहा है। नियोजन नियमावली के विपरीत फैसला है। फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही जा रही है। नियोजित शिक्षकों को टॉर्चर करने की बात शिक्षक संघ कह रहा है। तो शिक्षक संघ ने इस फैसले के विरोध में अपनी आवाज तेज कर दी है, आवाज अपनी बुलंद की है और कहा है कि नियोजित शिक्षकों को टॉर्चर किया जा रहा है। यह अनुशंसा नियोजित शिक्षक विरोधी है, घोर निंदनीय है। साथ ही साथ यह शिक्षक नियोजन नियमावली के विपरीत आदेश है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। सरकार विभाग के इस आदेश को हम लोग हाई कोर्ट में चुनौती देने का काम करेंगे। विभाग के द्वारा भांति भांति प्रकार से नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। सरकार के द्वारा कहा गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शिक्षकों से मामूली परीक्षा ली जाएगी। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी की वही सिलेबस जिससे फ्रेश शिक्षकों की बहाली हुई है, उसी सिलेबस को अपनाते हुए 10 साल 20 साल से नौकरी करने वाले शिक्षकों के परीक्षा लेने का प्रावधान किया जा रहा है। यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। पटना से बड़ी खबर है, जहां पटना जिले में स्कूल का टाइम बदल दिया गया है। डीएम शीर्षक कपिल अशोक ने आदेश जारी किया है। सुबह 8 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद कक्षा का संचालन नहीं होगा। सभी प्री स्कूल से लेकर कोचिंग संस्थानों के लिए भी यह आदेश जारी किया गया है। तो डीएम ने आदेश जारी किया है कि सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही संचालन किया जाए। प्री स्कूल से कोचिंग के लिए यह आदेश जारी किया गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर था। डिप्टी सीएम के स्वागत में बीजेपी के कार्यकर्ता पहले ही ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पहुंच गए और जिंदाबाद के नारे लगाने लगे।
बता दें कि सम्राट चौधरी के साथ बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पार्टी की बैठक होनी है। बैठक से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से दोनों डिप्टी सीएम का स्वागत किया। दिल्ली पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में फिर से सुशासन स्थापित हो चुका है और परिवर्तन भी दिख रहा है। बिहार में फिर से सुशासन स्थापित हुआ। बिहार में 2020 में जो मैंडेट मिला था उसका सम्मान हम लोगों ने किया और जनता दल यूनाइटेड के समर्थन मांगने के बाद हम लोगों ने समर्थन दिया और सरकार में शामिल हुए। सम्राट जी आगे क्या पार्टी आलाकमान से मिलेगा, किस तरह की योजना है? सभी बड़े नेताओं से हम लोग मिलेंगे, पार्टी के सभी बड़े नेताओं से मिलकर मार्गदर्शन लेंगे। देखिए वो तो जब मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री थे तो गरीबों का नौकरी खा गए। सर बिहार के सम्राट बने आप। बिहार की जनता को विकास के लिए आगे बढ़े। बिहार के अंदर सुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जी के संकल्प को सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। एक नए परिवर्तन बिहार के अंदर अब दिखाई पड़ रही है। बिहार के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, हम लोग बार बार कह रहे थे जंगल राज से मुक्त कराएंगे। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस को टूट का डर है। बिहार कांग्रेस का बड़ा फैसला सामने आया है। फ्लोर टेस्ट से पहले सभी विधायक बाहर रहेंगे, सभी को पटना से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। फ्लोर टेस्ट के दिन सदन में कांग्रेस से मिले रहेंगे, सभी विधायकों को एकजुट रहने का निर्देश दिया गया है। टूट की अटकलों पर आला कमान एक्टिव नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से हालात कांग्रेस के अंदर बने और ये चर्चाएं होने लगी कि कई कांग्रेस के जो विधायक है वो इधर से उधर हो सकते हैं, और ऐसे में कांग्रेस को डर है कि कहीं उनके विधायक टूट नहीं जाए। और ऐसे में फ्लोर टेस्ट से पहले ये कहा गया है कि सभी विधायक बाहर रहेंगे, सभी को पटना से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। वहीं फ्लोर टेस्ट के दिन सदन में ये कांग्रेस से मिले रहेंगे, सभी विधायकों को एकजुट रहने का निर्देश दिया गया है। आखिरकार बिहार सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 9 मंत्रियों के विभाग बांटे गए। जेडीयू के पास 19 विभाग हैं, तो बीजेपी नेताओं के पास 23 विभाग हैं। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास सामान्य प्रशासन के साथ ही गृह विभाग पहले की तरह ही रखा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कब होगा, इसे लेकर विरोधी दल आरजेडी की ओर से तंज भी कसा जा रहा था। पर करीब हफ्ते भर बाद शनिवार को सीएम समेत 9 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। पहले की तरह मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन और गृह विभाग है। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग भी उन्हीं के पास है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास वित्त, वाणिज्य कर, स्वास्थ्य, उद्योग, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, विधि, खेल, पशु एवं मत्स्य संसाधन समेत 9 विभाग हैं। तो दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भी लगभग 9 विभाग है, जिसमें कृषि, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति एवं युवा, लघु जल संसाधन के साथ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शामिल है। इसके अलावा मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास शिक्षा, परिवहन, जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। तो विजेंद्र प्रसाद यादव के जिम्मे ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, ग्रामीण कार्य, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। जितन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन के पास सूचना, प्रौद्योगिकी, SC/ST कल्याण विभाग, तो बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार के जिम्मे सहकारिता, पर्यटन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। मंत्री श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। इन सब के बीच निर्दलीय विधायक सुमित सिंह
एक बार फिर से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। हम लोग एक सैनिक के तरह सेवा के भाव से काम करने के लिए तैयार हैं। जो भी विभाग रहेगा, जनता के हित में जो बेहतर होगा, मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है और उनका निर्णय स्वागत योग्य है। बता दें कि 12 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार 12 फरवरी को ही विश्वास मत हासिल भी करेगी। कयास लगाए जा रहे थे कि इससे पहले ही मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा हो जाएगा। उम्मीद है बजट सत्र के बाद फिर से कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, जिसमें 9 मंत्रियों को मिले विभागों को बांटा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी देर रात धनबाद पहुंचे। धनबाद और जामताड़ा बॉर्डर पर करमदाहा पुल से होकर राहुल गांधी की एंट्री हुई। समर्थकों ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से उनका काफिला आगे बढ़ता गया। करमदाहा से करीब 10 किलोमीटर दूर पूर्वी टुंडी के हलकट्टा में उनका रेस्ट हाउस तैयार किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ता जुटे रहे। धनबाद से राहुल गांधी की यात्रा आज शुरू होगी, जहां गोविंदपुर, लाल बाजार चौक वे पहुंचेंगे। इसके बाद उनका जिले में कई जगह कार्यक्रम होगा। वहीं जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद और हेमंत सोरेन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये सारी बातें श्रेयसी सिंह ने एक निजी स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में शामिल होने के दौरान कही। ईडी का कोई गलत इस्तेमाल कर नहीं सकता। पहले भी सत्ता में लोग थे, आज हम लोग हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे, लेकिन ईडी का कोई गलत इस्तेमाल करे ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से जिन विपक्षी नेताओं की आप बात कर रहे हैं वो थ्रू आउट करप्शन करते आ रहे हैं। हम लोगों ने देखा है किस तरह से उनके परिवार के सब परिवारवाद करते हैं, करप्शन को आगे बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं। तो कभी ना कभी तो उन लोगों के ऊपर नज़र ईडी की आनी ही थी। अगर यदि अभी आ रही है तो उसमें आपत्ति क्या? और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।